नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का साप्ताहिक विश्लेषण जो 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में करने जा रहे हैं। सुभाष अग्रवाल जी जो सीएमडी हैं एसएमसी ग्रुप के, और ये पिछले आप लगभग 3 सालों से लगातार देखते आ रहे हैं और आज तक ना मुझे याद है और ना सुभाष जी को याद है, क्योंकि ऐसी घटना घटी ही नहीं है जब कोई भी वीक हमने मिस किया हो। हाँ, थोड़ा सा देर जरूर हो सकता है, विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन मिस कोई भी वीक आज तक नहीं हुआ है। तो आज भी हम लोग करेंगे और समझेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट किस तरह से तैयार है। जो फ्राइडे को हमने तेजी देखी है मार्केट में लगातार कुछ दिनों की गिरावट के बाद में, जो ट्रंप के कारण से यूएस और ईरान में जो युद्ध छिड़ गया, एस्केलेट हो गया, बढ़ गया, उसकी वजह से जो मार्केट में मंदी आई थी, तो वापस जो फ्राइडे को भारतीय बाजार ने भरोसा दिखाया है, निवेशकों ने भरोसा दिखाया, तो उसके पीछे क्या कारण रहा? क्या यूएस और ईरान का जो युद्ध चल रहा था क्या वो थम गया? हालांकि खबरें ऐसी नहीं बता रही, बल्कि खबरें ये कह रही हैं कि युद्ध बढ़ गया है और जो क्रूड ऑयल है वो भी $88 पर बैरल पार कर चुका है, ब्रेंट क्रूड की अगर बात करूं। साथ के साथ रिलायंस के नतीजे भी आए हैं, तो उससे क्या मार्केट उछली है, उससे मार्केट को भरोसा मिला है, किस तरह के रिजल्ट्स हैं, और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अलग अलग कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उन सब का मूड माहौल मार्केट के ऊपर क्या है, और साथ के साथ नेक्स्ट वीक जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो कहां तक जा सकती है, क्या रेंज हो सकती है, इन सब विषय के ऊपर हम बात करेंगे। ग्लोबल क्यूज के ऊपर बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे, रुपए और डॉलर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं। जी सुभाष जी। सुभाष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि भाई जो फ्राइडे को हमने जो थोड़ी सी मार्केट के अंदर तेजी देखी, जबकि ग्लोबल क्यूज अगर देखें तो फ्राइडे की जो सुबह की ओपनिंग थी तो एशियन मार्केट भी वीक थे और यूएस भी वीक बंद हुआ था, तो हमारे मार्केट में तेजी क्यों देखने को मिली, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखो रविंदर जी, यदि आप डो जोन्स, नेस्डैक, S&P 500, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट सभी डाउन चल रहे हैं। थर्सडे को भी डाउन थे और फ्राइडे जी को भी डाउन रहे हैं। जी। ये वीक ग्लोबल मार्केट सारे डाउन थे। इंडियन मार्केट ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई। इसके पीछे आईटी और प्राइवेट बैंक स्टॉक का तेजी रही। तो यदि हम देखें कि वैसे तो रेंज बाउंड ही है, मार्केट ज़्यादा तेजी नहीं है। जी 24,334 पर क्लोज हुआ है। तो टेक्निकली 24,000 से थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन इसके बीच में ही मार्केट रहा है नहीं। और यदि हम देखें आईटी स्टॉक में 4.3% की तेजी रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 3.1% की तेजी रही। मीडिया के अंदर 2.5% की तेजी रही। प्राइवेट बैंक 1.5% ऊपर रहा। ऑयल एंड गैस 1.1%, है ना। और मिड कैप डाउन रहा -1%, और स्मॉल कैप भी 0.6% डाउन रहा। और निफ्टी 50 127 पॉइंट बढ़ा है। और एफ आई की दी देखें तो सेलिंग 9,120 करोड़ रही है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 9,800 करोड़ की बाइंग रही है। और गिरने वाले शेयर थे पिछली वीक। कैपिटल मार्केट 3% गिरा। रियल्टी के स्टॉक 2.1% गिरा। मेटल 2% गिरा। डिफेंस के सेक्टर का 1.5%। एफएमसीजी 1.1% गिरा। पीएसयू बैंक 0.8% गिरा। तो मार्केट में ये सेक्टर की परफॉर्मेंस ऐसे रही है। ओवरऑल मार्केट हमारा बेटर रहा वीकली, है नहीं, ज़्यादा तेजी नहीं है। क्योंकि यदि क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो बढ़िया आ रहे हैं, और मैं जून के रिजल्ट उम्मीद से बेटर आ रहे हैं कि उम्मीद से बेटर आ रहे हैं। तो सुभाष जी, आपने रिजल्ट की बात कर दी और कह रहे हैं कि उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं, उम्मीद से बेटर आ रहे हैं, तो हम ग्लोबल क्यूज को बाद में समझते हैं, पहले घरेलू मार्केट को समझते हैं कि जो रिजल्ट आए हैं और खासतौर से जो रिलायंस का रिजल्ट आया है वो क्या कहानी कह रहा है। देखो रिलायंस का रिजल्ट में आप यदि इसके प्रॉफिट देखें क्वार्टरली तो जी 20,946 करोड़ का रहा है। बिल्कुल और ठीक है। यदि पिछले कोरस्पोंडिंग वाई ओ वाई देखें तो 26,994 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब 22.4% गिरा। फिर जी भी हम कह रहे हैं रिजल्ट बढ़िया रहा। उसके जी पीछे कारण क्या है कि कोई वन टाइम प्रॉफिट आया था 6,000 करोड़ से ऊपर।
तो इनका जो वैसे यदि उसको इग्नोर कर दें तो 4.25% मार्केट बढ़ा है। अच्छा, और लेकिन हम ऑयल टू केमिकल देखें सेगमेंट जी रेवेन्यू, तो इसमें जी 30.4% तेज है। बिल्कुल वहाँ ठीक है। मतलब इसकी जो ये रेवेन्यू जो है 2,01,803 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, और 30% इसका बीटा बढ़ा है ये YOY, है ना। तो ये भी एक बहुत बात है यार। एक हमने देखा जियो स्टार जो है ना, इनका जो चैनल है उसमें जी जो व्यूवरशिप है वो रिकॉर्ड व्यूवरशिप 530 मिलियन की रही है, एक्टिव बिल्कुल। यूजर्स, है जी ना। व्यूवर नहीं, मतलब एक्टिव यूजर्स है। तो एक्टिव शायद यूजर्स जो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन देते होंगे। 53 करोड़। और हाँ, आईपीएल में जो 2026 का जो है उसमें 1.2 बिलियन का व्यूवर्स रहा है, 120 करोड़ का बिल्कुल ठीक ये बात है। व्यूवर है ना। और जी तो रिलायंस का फॉरेन करेंसी डेट ये जो है BAA1, है ना, तो ये बेटर हुआ है इनका, है ना। तो ये तो मतलब कहने का मतलब है कि ये सब चीज इनका 1 मिनट तो में सुभाष जी, आपको अगर ये हम ये कहने का मतलब, अगर इसको ये समझे कि रिलायंस ने बड़े मजबूत और बड़े अच्छे और बेहतर शानदार रिजल्ट दिए, तो इसको अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़ के देखें तो इसको हम किस तरह से देखें, इसका इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर किस तरह से पड़ेगा? देखो, कुछ कुछ बड़ी कंपनियां होती हैं, रिलायंस इज वन ऑफ देम। यदि इनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि इनके साथ बहुत सारी एसएमई भी जुड़ी होती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू, जीएसटी, इनकम टैक्स, है नहीं, एम्प्लॉयमेंट। तो एक यदि बड़ी कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है तो पूरा इकोनॉमी का चक्र जो है पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। ओके। ऐसे जैसे बैंकिंग सेक्टर के भी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं आज। हम्म। कई HDFC बैंक, कोटक, ICICI, यस बैंक, और सबके अच्छे रिजल्ट रहे हैं। और मंडे को मेरे ख्याल प्राइवेट बैंक्स, बैंकिंग स्टॉक अच्छा में परफॉर्म तेजी कर रहनी सकते हैं। चाहिए। हाँ ओके जी। ओके। तो मतलब आप ये कह रहे हैं जब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां अगर अच्छा प्रदर्शन करती तो उससे जो उनका इकोसिस्टम है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे उनको सप्लायर हो, चाहे मतलब इन सब में ही तेजी की एक संभावना बन जाती है और उससे मतलब एक पॉजिटिविटी बढ़ती इकोसिस्टम है, और बेहतर हो जाता कल्चर बढ़ता है, इकोसिस्टम बढ़ता है, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ते हैं, जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है नहीं, है। सेंस ऑफ नौकरियां पॉजिटिवनेस बढ़ती हैं, बढ़ती है। हाँ जी। खर्चे बढ़ते हैं लोगों के। बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, क्या आपको समय मिला, आप यस बैंक को भी देख पाए कि यस हाँ बैंक जी, हाँ कैसा? जी। जी। देखो, यस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 33.7% बढ़ा है। मतलब ओके। 1,071 करोड़ का पैट हुआ है इनका, जो कि YOY 801 करोड़ का पैट था। तो दैट मीन्स 33.7% बढ़ा है ना। और सीक्वेंसली भी इसका जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा सीक्वेंसली, मतलब पिछले क्वार्टर से, लेकिन जी। YOY से 30% बढ़ा है। इंटरेस्ट ओके। इनकम 17.5% बढ़ी है, मतलब 2,786 करोड़ हुई है। और जो निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो जी 2.7% हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है 2.5% से। एसेट क्वालिटी भी जो है GNPA, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो जी 1.3% रह गया, जो पहले 1.6% था YOY। और इसी प्रकार नेट NPA 0.2% हुआ है। तो ये बहुत पॉजिटिव है, मतलब हम्म। NPA घटा है, जो बैड एसेट है वो उसकी परसेंटेज घटी है, तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। तो हाँ सुभाष जी। जी, इसमें एक चीज रेटिंग सवाल इसकी मेरा ये। रेटिंग भी जी। अपग्रेड हुई है, और ओके। इंटरनेशनल रेटिंग S&P ने फर्स्ट टाइम दी है ना। और लोन 18.4% से बढ़ा है, डिपॉजिट 14.3 से बढ़ा है। तो लोन बुक इनकी 2,85,000 करोड़ की हो गई है। तो यस ओके। बैंक में ये सारे पॉजिटिव है। ये सारे पॉजिटिव। अब सुभाष जी, मेरा इस पे सवाल है एक ये कि जो यस बैंक मतलब गिरने से पहले, क्रैश से पहले, खराब स्थिति में, हालात में पहुंचने से पहले जो था, क्या उस तरफ यस बैंक जा पाएगा? और जा पाएगा तो कितना समय आपको लगता है कि वहां तक पहुंचने में उसको लगेगा वापस अपनी जो प्रतिष्ठा है पाने में? नहीं, देखो, वो तो रेट बहुत ऊपर चला गया था, अभी तो ये 24-25 पे घूम रहा है। जी
वो रेट तो मतलब 300 400 500 कहाँ तक चला गया था, है ना, बहुत हाई था वो, तो उसमें तो हाँ, पता नहीं 600 तक भी कितना गया टाइम था लगेगा। शायद। हाँ हाँ, जी। तो उसका फिर कमेंट तो कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मतलब जिस तरह से ये ग्रो कर रहा है तो उससे लगता है कि धीरे 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 करके वापस वो अपने कस्टमर्स के ऊपर जो है ना अपना भरोसा बनाता हुआ चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जी, ठीक है। अब सुभाष जी एक और बात बताइए कि ये जो भाई यूएस ईरान का जो युद्ध फिर से छिड़ गया है और जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से हमलों में तेजी आ रही है, तो वो स्थिति कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी पीछे ट्रंप ने कह दिया हम गार्जियन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के और 20% का टोल हम वसूलेंगे, मतलब शुल्क हम लेंगे, चार्ज हम लेंगे, तो फैसिलिटी चार्ज आपको देना चाहिए। लेकिन ये नहीं बताया भाई किसके ऊपर लेंगे। और साथ के साथ जब ईरान भी आप शुल्क टोल की बात कर रहा था, हम चुंगी वसूलेंगे, तब ट्रंप कह रहे थे भाई वो कौन होता है, वो चुंगी कैसे ले सकता है, वो टोल कैसे ले सकता है। तो ऐसी सारी स्थितियों में आपको ये क्या किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है युद्ध, और इससे क्या क्या असरात जो है ना हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल कितने और खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं? या वापस देखो, आपको लग रहा है कि आज नहीं तो कल, मतलब ये तो ठीक है आप भी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भैया आज नहीं कल तो सुधरेगा, लेकिन वो कल आएगा कब? क्योंकि पीछे इन्होंने हमले, जब ये इनका फुनरल हुआ था तब ये बात भी हो रही कि हमें बदला लेना है उसी खामनेई की मौत का। देखो ऐसा है, अमेरिका ने आ, इसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के आसपास ब्रिजेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको कमजोर कर रहा है। और ईरान जो है, वो जो यूएस के एलाइज है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, है ना, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, ओमान है, कुवैत है नहीं, इन सब पे कतर वो है। अटैक कर रहा है। जहाँ, और इस बार जो अटैक कर रहा है, जो पानी को साफ करते हैं ना, समुद्र पानी को, जी जी जी। है ना, उन उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी पर भी कर रहा है। और जो मिलिट्री बेस है उस पर तो कर ही रहा है, लेकिन इस तरह के भी हरकत कर रहा है, एनर्जी सेक्टर पे भी कर रहा है। तो उनकी कमर तोड़ रहा है ईरान भी, कि भी जो हम्म। जिस वजह से वो रिच कहला रहे हैं, तो वो उनको कमर तोड़ रहा है और उनको ये एहसास दिला रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मिडल ईस्ट से जाती है अमेरिका को। यदि बिल्कुल ठीक बात है। वो इन्वेस्टमेंट रुक जाए तो अमेरिका को बहुत बड़ा आघात होगा। तो हम्म। इनका जो पर्पज है वो ईरान का, कि यदि हम इसकी इन्वेस्टमेंट को रोक दें, और वो कब रुक सकती है, जब इनमें ये भ्रम मिट जाए कि भी हमें यूएस जो है कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो जैसे हम्म। मिलिट्री को भेजता है या मिलिट्री बेस बना रहा है, इनको डिफेंस के लिए इनको गारंटी देता है कि हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, तुम अपनी मिलिट्री बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो भ्रम निकालना चाहता है, और वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट को रोकना चाह रहा है, क्योंकि उसकी मिसाइल अमेरिका तक तो जा नहीं सकती ईरान की। और बिल्कुल। अमेरिका जो है ईरान को एकदम कमजोर करना चाहता है, कि ये इकोनॉमी को तोड़ना चाह रहा है, कि इसकी इकोनॉमी टूट जाएगी तो फिर ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तो भूल जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे यदि वो कब्जा रखता है, जैसे अभी बहुत कम शिप निकल रहे हैं, नॉर्मल हो गए थे सीज फायर पे, वो अब वापस कोई 5 7 10 शिप निकलते हैं मुश्किल से पर डे। तो ये हालत तो खराब है, और इंडिया का तो इफेक्ट थोड़ा ही पड़ेगा, क्योंकि 85% इंडिया अपना ऑयल जो है इंपोर्ट करता है, और यहाँ से 40% हम ऑयल अपना वर्ल्ड का जो लेते हैं। तो और हमारा एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट पे जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। तो ये एक इम्पोर्टेंट सी रूट है। तो हम्म। ये इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ऑयल के प्राइसेस जैसे अभी 88 के करीब हो गए हैं, हाँ जी, 88 डॉलर पर बैरल 88.29। क्रॉस है। क्रूड के ब्रेंट। WTI क्रूड है, $82.47 हो गया है। तो जी। ये करेंसी हमारी बड़ी हाई 96.28 क्लोज हुई है, 96 73 के पास, मतलब उसके आसपास ही है। इंट्राडे में 96 $96 तक चली गई थी, है ना। जी। तो हमारी रुपी करेंसी वीक हो रही है, तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़ेगा, बढ़ेगा। फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कॉर्पोरेट्स की कम होगी। कई सेक्टर, ऑयल, केमिकल, ट्रांसपोर्ट, इन सब सेक्टरों में इनको दिक्कत आएगी, प्लास्टिक, है ना। तो
हमें तो बहुत इफेक्ट है क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल का, तो इसलिए बिल्कुल, हम 85% हालांकि से हमने ज्यादा भी अल्टरनेटिव इंपोर्ट करते हैं। रसिया से और कंट्री से हमने करा है, लेकिन फिर भी यदि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो दिक्कत रहेगी। तो दिक्कत रही। अब सुभाष जी, दो तीन चीजें हैं। तो मुझे ये जून का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है 4.38 का जो आया है, उस पर भी बात करनी है, और जो रशिया वाली अपने बात कही है उसके ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि जो उनके सेनेट में चल रहा है कि भाई जो जो देश जो है ना रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर हम 50% टैरिफ लगाएंगे, तो उस स्थिति में भारत की दशा क्या होगी, उस पर बात करनी। लेकिन उससे पहले दो सवाल और हैं। ईरान, यानी कि जो भी आपने ईरान के हमलों की बात बताई, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि अब जो ईरान हमले कर रहा है बड़े स्ट्रेटेजिक ढंग से कर रहा है, कि यूं ही हमले नहीं करने, कि कहां कहां से अमेरिका की कमर तोड़ी जा सकती है, कहां कहां से अमेरिका को हमारे जो गल्फ रीजन है, किन देशों से उसको फायदा पहुंच रहा है, तो उनको हमें खत्म करना है या उनको नुकसान पहुंचाना है जिससे अमेरिका कमजोर हो। लेकिन एक साथ चीज और सुभाष जी, कि अभी उसने एक स्टेटमेंट जारी की है कि जो इस्लामाबाद के तहत जो एमओयू हुआ था, जिन बातों पे हमने समझौता किया था, राजी किए थे, अब उन किसी भी समझौते को वो नहीं मानेगा। तो इसका क्या असर दिखेगा? देखो क्या होता है, जब एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो दोनों पार्टी कहते हैं जी हम एग्रीमेंट को नहीं मानते, है नहीं, और अब सीज फायर खत्म हो गया है, अब हम ओपन है, पूरा अटैक करेंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली जो नेगोशिएटर हैं वो अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं और दोनों पार्टी उनसे बात करती है, और दोनों पार्टियों का इंटरेस्ट है कि भाई ये युद्ध खत्म हो और हम नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। तो जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता था, यदि आप एग्रीमेंट देखेंगे ना तो उसमें ट्रम्प से गलती हो गई कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसने एक लिखा था, जिससे ये इंटरप्रिटेशन निकलता है कि इसने ये बात मान ली है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का रहेगा। उसकी इंटेंशन नहीं थी यूएस की, लेकिन पढ़ने में गलती हो गई। जब उनको ये महसूस हुआ कि ये तो गलती हो गई है, तो उन्होंने एग्रीमेंट को कर दिया खारिज, कि हम एग्रीमेंट नहीं मानते, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 शिप्स पर अटैक किया था और उनको एक बहाना चाहिए था, और वो बहाना से वो दोबारा से अब दोबारा जब होगा तो वो जो गलतियां हुई है वो ठीक करी जाएगी, और इसका कंट्रोल अमेरिका नहीं देना चाहता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। और अमेरिका क्या, पूरा वर्ल्ड ही नहीं चाहता कि, क्योंकि सबका फ्री आवाजाही है, और यदि बिल्कुल। इसको दे देंगे तो फिर इसकी जो 4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट आती है वो कहेगा किस बात के आप एक छोटा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा सके। तो इनको हम्म। अपना ये गलती भी महसूस हुई है, और अब इनका ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला रहना ही चाहिए, इनका कंट्रोल हम्म। खत्म हो जाए। तो उसको बिल्कुल खत्म ठीक है। करने के लिए अमेरिका को अपना कंट्रोल बनाना पड़ रहा है। हम्म। तो वो इस तरह की बिल्कुल। स्टेटमेंट देता है कि भी 20% हमें रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू तो चाहिए, ये चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। अब सुभाष जी, एक चीज और सवाल, क्योंकि इसका भी असर भी समझाइए कि भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि भाई वहां पे मीटिंग चल रही है सेनेट के अंदर, कि भाई जो कंट्रीज जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती है उनके ऊपर 50% का टैरिफ लगाएंगे, जबकि हमारी अमेरिका के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट डील होने वाली है वो भी तक हुई नहीं। अगर वो ट्रेड एग्रीमेंट डील, मान लीजिए वो अगर वहां पे पास हो जाता है बिल कि 50% का टैरिफ लगाया जाएगा, तो क्या हमारे ऊपर वापस 50% का टैरिफ लगेगा? और लगेगा तो फिर जो हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली बात है वो कहाँ जाएगी? तो ट्रेड एग्रीमेंट, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भी हम ट्रेड एग्रीमेंट जो है कुछ फायदे का होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक और बात है। ये बहुत क्लोज में है, छोटी छोटी बातों पर ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने से रुका हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली हो जाएगा। और 50 से 500% तक टैरिफ की बात कर रहे थे कि जो चाइना से जो अभी डेथ हुई है, क्या नाम है उसका, जो ट्रम्प का दोस्त था और हाँ सीनेटर जी। था ये, है ना, जी। यूएस के अंदर। और उसमें ये है कि भाई ईरान ने मरवाया या किसने मरवाया, है नहीं उसको, क्योंकि वो ईरान की हिट लिस्ट में भी था, ट्रम्प भी हिट लिस्ट में है, और कई लोग नेतन्याहू भी हिट लिस्ट में है। तो हाँ, उनके, नेतन्याहू, मतलब बिल्कुल कई सारे है नाम नहीं, उन्होंने जारी किए तो हैं। जो सीनेटर है वो उसका दोस्त था, और उसने ये कहा था कि 500% टैरिफ लगना चाहिए इंडिया के ऊपर, हम्म। कि जो, और 50 से 500% तक की बातें चलती है। और
तो इसलिए वो एक दिन पहले वहाँ पे ईरान में था और उसके बाद वहाँ गया है और तब उसकी डेथ हो गई। और अभी मिस्ट्री है कि स्लो पॉइजन हुआ है, ये कैसे कैसे हुई एक्सप्लोर है? करवाया है, बिल्कुल, बड़ा सरप्राइज है। तो बिल्कुल ठीक। बेसिकली तो ये बातें चलती रहेगी, लेकिन यूएस जो है इंडिया के साथ रिलेशन नहीं खराब करेगा और ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेगा। ये प्रेशर टेक्निक्स हैं। ओके, यूएस जो है ना इंडिया के साथ में रिलेशन खराब नहीं करेगा, प्रेशर टेक्निक्स हैं और ये एग्रीमेंट होगा। सुभाष जी, अब ये बताइए, जब भी हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ये सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, तो अभी जो जून का जो डेटा आया है, आरबीआई ने उम्मीद जताई थी कि जो इन्फ्लेशन है 4% तक रहेगी, लेकिन वो 4% यानी कि जो उम्मीद से ज़्यादा आ गया, यानी कि 4.38% आया था, अगर एग्जैक्टली मुझे ठीक से याद है हाँ तो ठीक है, 4.38% है। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो अभी आगे वाली, अब हम जुलाई में देखें तो क्या जुलाई में भी क्या महंगाई और बढ़ने के आसार बढ़ सकते हैं? और अगर होंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा बैंक ब्याज के ऊपर? क्या बैंक रेट अपने को रिवाइज कर सकता है, और उसका ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखो, फेड का तो पहले फेड का देख लो। फेड हाँ में जी। पहले उम्मीद थी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, लेकिन वहाँ फेड की जो टोन है वो लग नहीं रही कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और लगता है अब चांसेस यही है कि कुछ घटा ही सकते हैं। इसी प्रकार इंडिया के अंदर भी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, और 4.38% एक टेम्परेरी है, क्योंकि जो क्रूड के प्राइसेस $100 से भी ऊपर चले गए थे, तो हाँ जी, सवा लगता सौ डॉलर यही है। पार कर गए थे। हाँ, अभी भी दोबारा से 88 तक चला गया है, तो जुलाई के अंदर भी तो हो सकता है 4 सवा 4% फिर आ जाए जुलाई में। लेकिन जैसे हम्म। ही ये वार डीएस्केलेट होगा और ये वार खत्म हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर क्रूड के प्राइसेस $70 पर बैरल के नीचे आ जाएंगे। और हम्म। लग नहीं रहा बहुत ज़्यादा, है नहीं, क्योंकि ये तो खैर कहना बहुत डिफिकल्ट है कि ये वार कब रुकेगा और कब नहीं रुकेगा। लेकिन यही है कि किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, और वहाँ मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं यूएस के अंदर, तो वो भी हम्म। चाहेंगे कि शांति बहाल हो जाए। और यहाँ पे इनकी इकोनॉमी की हालत भी ख़राब है ईरान की, और अब और पिटाई हो ही रही है। तो आगे वो भी पीट रहा है यूएस अलाइज को और अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, लेकिन इससे फायदा किसी को नहीं है, सबका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, फायदा किसी को तो नहीं, नुकसान हो रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब बिल्डिंगें टूटती हैं, पुल टूटते हैं, जिनको बनने में बरसों लग जाते हैं, और उसके बाद इस तरह से नुकसान होता है जान माल का, तो अल्टीमेटली ओवरऑल सभी का नुकसान है। अब सुभाष जी, अब एक बात ये बताएं कि जो नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें अपने भारत के अंदर, तो जैसे भी आपने कहा कि भाई नेक्स्ट वीक जो है ना, बैंकिंग सेक्टर मजबूत रहने की संभावना है। अभी बैंकिंग सेक्टर में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर मजबूत ज्यादा रहेंगे या पीएसयू रहेंगे ज्यादा मजबूत, और रहेंगे तो क्यों, इसके पीछे कारण? देखो, अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जब बैंकिंग में प्राइवेट बैंकिंग के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं, है नहीं, तो लगता है पीएसयू के भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, है नहीं। और एसेट क्वालिटी पीएसयू की भी बढ़िया हो गई है, और वहाँ पर भी प्रोफेशनलिज्म काफ़ी बढ़ चुका है, तो वहाँ पर भी रिजल्ट बेटर रहने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव में रहना चाहिए आने वाले टाइम में। और दूसरा, यूएस में भी एडीपी एम्प्लॉयमेंट की डाटा 21 जुलाई को आएगा, हम्म। जॉबलेस क्लेम का भी डाटा आएगा जुलाई 23 को, पीएमआई का डाटा आएगा जुलाई 24 को, है नहीं। तो वहाँ से भी देखो, यूएस मार्केट से भी डिसाइड होता है। अब वहाँ पे सेमीकंडक्टर के शेयर टूटे हैं, आईटी के टूटे हैं, क्लाउड के टूटे हैं, वो सैमसंग का जो कंपनी है नहीं, वो काफ़ी डाउन रही है कोरिया के अंदर। एशियन स्टॉक ये सारे काफ़ी डाउन रहे हैं। तो ये इन सब की वजह से वहाँ पे जो माहौल है थोड़ा डाउन का है, और यहाँ इंडियन आईटी सेक्टर जो है ये पॉजिटिव में है। तो थोड़ा सा, हम्म। है नहीं अभी, लेकिन फिर भी जैसे गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ऊपर चल रहा है, अभी भी 24,396 शो कर रहा है। तो जी। जैसे हमारा निफ्टी 24,334 है, तो प्रीमियम में है ना। तो लग यही रहा है कि
मार्केट को मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए नेक्स्ट वीक। और यू अभी ग्लोबल मार्केट अभी डाउन की तरफ है, क्योंकि वहाँ तेजी बहुत एक तरफा तेजी आई थी, एक तो तरफा उसको तेजी थोड़ा चल रही सा, थी। हाँ थोड़ा सा मतलब एक जनवरी से देखें तो 55% ऊपर मार्केट है यूएस का, और उसमें अच्छा। 15% नीचे में हुआ है ऑल टाइम हाई हम्म। से। तो हम्म। ऐसे कोई खास बात नहीं है। खास बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, अब यानी कि हम नेक्स्ट वीक की मार्केट ये भी तय कर सकते हैं कि भाई अभी बाई चांस, क्योंकि आज और मंडे मार्केट खुलने में संडे का दिन भी पड़ा हुआ है, सैटरडे की भी रात है और संडे की भी रात है, तो पता नहीं क्या हो सकता है। बट उससे पहले भी हम ये समझना चाहेंगे कि भाई जो नेक्स्ट वीक है, आपको क्या लगता है कि अगर अभी जैसे इस वक्त मौजूदा समय में हालात हैं, इस समय के हिसाब से अगर आप विश्लेषण करें, तो नेक्स्ट वीक जो है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ देखते हैं, क्या रेंज आप देख रहे हैं? देखिए निफ्टी 24,334 पर क्लोज हुआ था। हालांकि मेरे को नहीं लगता 24,000 से नीचे जाना चाहिए, लेकिन यदि जी। जाता है तो 23,800 का मैं रेंज दे रहा हूँ नीचे में। जी। और ऊपर के अंदर मैं 24,500 पर अच्छी करेक्शन है नहीं, जी। रेसिस्टेंस है। तो यदि उसको क्रॉस कर जाता है तो 24,800 तक जाना चाहिए, है ना। तो 24,800 तक। 23,800 से 24,800 का रेंज है। जी। निफ्टी बैंक 58,521 पर क्लोज हुआ, तो मैं हम्म। समझता हूँ 57,850 से 59,850, ओके। 59,850 ओके। के बीच में रहना चाहिए। ओके, मतलब बैंक निफ्टी आप कह रहे हैं 57,850 से लेके 59,850 के बीच में रहने की संभावना आप देख रहे हैं। क्योंकि बैंकिंग और स्टॉक तेज रहने की उम्मीद है, तो ये हम्म 59,500 को क्रॉस कर जाएगा इस बार। 59,500 को क्रॉस कर सकता है। और जो आपने निफ्टी कहा है कि निफ्टी आपने कहा भाई 24,000 आपको लगता नहीं कि टूटना चाहिए, बिल्कुल। अब आई थिंक 24,000 हमने पीछे देखा है काफी, अगर मतलब ये मंदी भी आई है जब मतलब यूएस और ईरान युद्ध के बाद, छोटी तब भी रेंज लो तो 24,000 के नीचे 24,000 हुआ और नहीं। 24,600 है ना, हम्म। छोटी रेंज के हिसाब से 24,000 और 24,600 है, हम्म। और बड़ी रेंज के हिसाब से 23,800 और 24,800। 24,800, बिल्कुल। इसी प्रकार जो बैंकिंग स्टॉक है वो 58,200 और 59,200, 59,200, छोटी यानी कि रेंज। मतलब छोटी रेंज आपको देख रहे हैं कि भाई 24,000 से 24,600 के बीच में रहने की संभावना है। और अगर थोड़ा सा वाइड होती है तो फिर 23,800 से लेकर 24,800, और उसमें भी बात आपकी ठीक है भी, 24,000 से ज्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं। क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर 24,000, जैसे भी युद्ध जब हुआ था एकदम से छिड़ा था, तब भी 24,000 को मार्केट ने पकड़ के रखा है, टूटने नहीं दिया उसको। तो 24,000 एक बहुत मजबूत लेवल बन गया है। तो सुभाष जी, मैं समझता हूं कि आज हमने काफी सारी आपसे चर्चा कर ली। और देखिए दर्शकों, हम लोग रात में ये कर रहे हैं और सुभाष जी को भी नींद आ रही है, ठीक है ना। और मैं भी आज थका हुआ, मैं बल्कि आज मैं आज सुभाष जी नींद नहीं पूछने आ रही है, वाला था। सुबह से बड़ा टफ चल रहा है, पूरे दिन बिजी रहे हैं, हाँ, वो तो मैंने सुस्ती आ रही जब थी। आपको फोन किया था शाम को, तो मुझे लगा था कि आप के अंदर ना थोड़ी सी थकावट है। कई बार जैसे फिर आपने बताया कि बोर्ड हाँ मीटिंग थी मतलब लगातार, एक के बाद सुबह एक। जल्दी उठ गए थे, और मतलब आज काफी हेक्टिक था। हेक्टिक कई था। बार शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है। हाँ, और अल्टीमेटली क्या होता है, सारा काम दिमाग से करना होता है, तो जब दिमाग हाँ, थक जाता है तो बाकी सारी और बॉडी फिर तो कल थक भी ही बड़ा जाती है। हेक्टिक है, तो मैंने कहा जी अच्छा। आज इसको खत्म करें, है नहीं, ये हाँ, जरूरी मैंने है सब। बिल्कुल अच्छा किया, आपने आज समय दे दिया तो अच्छा रहा। तो सुभाष जी, फिर लेते हैं विदा आपसे। और दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। आज आपने बहुत सारे अलग अलग विषयों पे बात कर ली, रूस की भी बात कर ली, अमेरिका की भी बात कर ली, ईरान की भी बात कर ली, डॉलर की भी बात हो गई, रिलायंस की भी बात हो गई, यस बैंक की भी बात गोल्ड हो गई। गोल्ड सिल्वर जो है हाँ, ये, गोल्ड सिल्वर। हाँ जी, गोल्ड सिल्वर जो है आप थोड़ा सा देखिए, वैसे तेजी नहीं है, लेकिन वैसे मेटल मार्केट टूटा हुआ है नहीं। जी। और लेकिन थोड़ा सा एक गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी आ सकती है तेजी, बाकी ज्यादा हम्म। तेजी की मैं नहीं कहूंगा, थोड़ी सी बाकी ज्यादा तेजी। तेजी की संभावना नहीं है, बिल्कुल। और सुभाष जी, कोई पॉइंट रह गया और मैं मिस कर रहा हूँ? बाकी देखिए आप सब कवर कर लिया है नहीं। अ, बाकी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। रेंज ठीक है बाउंड ही दोस्तों, मार्केट रहेगा, ज्यादा मंदी तेजी नहीं है। मंदी तेजी पोजीशन नहीं। ये है कि, लेकिन मार्केट मंदा नहीं है, बस ये लग रहा है, इन मार्केट मंदा स्पाइट नहीं है, ऑफ। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, बिल्कुल, अगर सुभाष जी मंदा होता ना, तो जब ये मतलब युद्ध वाली बातें हुई तो मार्केट फिर 24,000 के नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन वो गया नहीं, पकड़ के रखा। तो आपकी बात बिल्कुल हाँ, ठीक है, मार्केट में मंदा नहीं है। तो दर्शकों, एक चलते चलते लास्ट आपसे विनती करता हूँ, बार बार हम लोग इस कार्यक्रम के जरिए कहते हैं कि एक तो ये कार्यक्रम हम किसी तरह से खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देते, पूरी तरह से शैक्षणिक है, पूरी तरह से एजुकेशनल प्रोग्राम है, पूरी तरह से फाइनेंशियल
फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाने का प्रोग्राम है नंबर 1। नंबर 2, हम हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा अगर आपको पैसा बचाना है, पैसा कमाना है शेयर मार्केट में, तो अच्छा पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करिए और ऑप्शन ट्रेडिंग में मत फंसिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग पैसे का नुकसान करते हैं। और सेबी ने लगातार बताया है कि 2024-25 में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान किया और 90% रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे डुबोए हैं और 2025-26 में भी यही सिचुएशन है। तो इसलिए वहां अपना पैसा डुबोए मत, अपना बढ़िया सा बेहतर सा एक पोर्टफोलियो बनाएं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि सुभाष जी कहते हैं, और लास्ट वाले प्रोग्राम में आपको याद होगा सुभाष जी ने कहा था पोर्टफोलियो जो है सेक्टर्स अलग अलग हों, लेकिन आपको सेक्टर रोटेशन भी आनी चाहिए, क्योंकि कभी कोई सेक्टर बढ़ता है तो कभी कोई सेक्टर बढ़ता है, तो वो आप समझते रहे। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बहुत दर्शकों बहुत का धन्यवाद भी बहुत रविंदर बहुत जी, धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार।